सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। ऑपरेशन मुख्यमंत्री धाकड़ एक्सक्लूसिव कल सुबह 10 बजे से। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज का धाकड़ एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और हम अब आपको दिखाएंगे वो है आज की बिगेस्ट पॉलिटिकल पिक्चर। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की वो तस्वीर जिसमें 4 राजनीतिक शक्तियों में से 3 मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। तीनों अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति का साफ संकेत दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड पर अपनी बाजी सजाई। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने प्रबुद्ध और ब्राह्मण वर्ग का चुनावी कार्ड खेला और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के तहत सूबे की जनता के भरण पोषण की उन्होंने बात की। यूपी की बिग पॉलिटिकल पिक्चर पर सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 19% मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान 100 सीटों पर यूपी में लड़ेंगे चुनाव की बात करते हैं। मायावती 2022 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार तथा न ही किसी के बहकावे में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विजय पथ का सबसे बड़ा शस्त्र विकास। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। शुरुआत करते हैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती से। प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन में शामिल हुई। स्टेज पर मायावती और दर्शक दीर्घा से शंखनाद। दर्शक दीर्घा में शंखनाद और बीएसपी सुप्रीमो के हाथ त्रिशूल। मायावती का त्रिशूल वाला यह रूप यूपी की राजनीति में एक बड़ा संदेश लेकर आया है। संदेश ये कि ब्रह्म शक्ति मायावती के साथ है। मायावती ने हाथ में त्रिशूल लेकर विरोधियों को संदेश दे दिया कि लड़ेंगे और जमकर लड़ेंगे। मायावती के ठीक बगल में स्टेज पर मौजूद थे यूपी के चुनावी जंग में उनके सिपह सालार सतीश चंद्र मिश्रा। शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के साथ और दूसरा विशुद्ध राजनीतिक वो ये कि मायावती अब की बार उत्तर प्रदेश का चुनाव ब्राह्मण शक्ति के भरोसे लड़ने वाली है। और इन कार्यक्रमों में मेरे दिशा निर्देशन में श्री एससी मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती ने बात बात में कह दिया कि प्रबुद्ध वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग योगी सरकार में खुश नहीं है। रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है जो अभी भी जारी है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि 2022 में उत्तर प्रदेश पर बीएसपी का ही राज होगा, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण क्षेत्र में मायावती ने अपने तर्कश से ब्राह्मण तीर चला दिया है। निशाना कितना सटीक है, फैसला 2022 में होगा। आज के बिग पॉलिटिकल पिक्चर के दूसरे नायक हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस। ओवैसी के पास बैठी महिला शाइस्ता परवीन है, उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी। हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का वेलकम करता हूं। आज अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन का रिश्ता ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़ गया। ओवैसी मुस्लिम कार्ड का ये एक पहलू है। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ओवैसी के मुस्लिम कार्ड का दूसरा पहलू भी देख लीजिए।
ओवैसी ने मुसलमानों को उनकी ताकत याद दिलाई और ऐलान किया 60 साल दूसरों को जिताया, अब की बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान चुनाव जीतेगा। कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ साथ एक विवाद की एंट्री हुई। ओवैसी के पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा था। पुलिस ने याद दिलाया कि अयोध्या लिखा जाना चाहिए। ओवैसी को बात समझ आई और उन्होंने खुद पोस्टर्स पर अयोध्या लिखवाया। लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है, उसमें हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट, अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों? अरे भाई, फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता? आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों को यह जाहिर कर दिया कि उनकी ताकत पर ही वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने आए हैं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का यूपी में सिर्फ चुनावी इस्तेमाल किया गया है, उनके विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11%, और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। बिग पॉलिटिकल पिक्चर के तीसरे नायक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आज सूबे की जनता के भरण पोषण में लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है, और मुझे तो इस दौरान गांव-गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी, और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था, कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जरूर मिल जाती थी हम लोगों को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था, और उस कार्य को ही ध्यान में रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ का यूपी चुनाव के लिए एक ही एजेंडा है, यूपी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे साथ धाकड़ एक्सक्लूसिव में जुड़ गए हैं राजीव जेटली, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आसिफ सोहेल, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सतीश प्रकाश, दलित विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहती हूं अपने सहयोगी अमित से, जो कि इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव हैं। और अमित, आपसे सवाल मैं वही पूछूंगी जो आप बहुत ज्यादा सुनेंगे अगले 6 महीनों तक। कठिन सवाल है, पर यही एक सवाल है, माहौल क्या है आज के दिन क्या माहौल है? देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो आज 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक तरफ मायावती थी, एक तरफ ओवैसी थे और एक तरफ CM थे। और सबसे बड़ी बात की, हर कोई जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश हुई। सीधे ओवैसी की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम मतदाता को मैसेज देने की कोशिश की। मायावती की बात करिए तो मायावती ने सीधे शब्दों में ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ जो मुस्लिम वोटर हैं उनको मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाने की कोशिश की। तो तीसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वो अपने विकास के काम को लेकर सामने आए। तो जो ध्रुवीकरण की बात बार बार आ रही है कि ये चुनाव जो है आप विकास को एक तरफ रखिए, लेकिन अल्टीमेटली जब चुनाव होगा तो वो ध्रुवीकरण को लेकर होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं छाया साफ तौर पे दिखी। ओवैसी एक बड़ा फैक्टर होंगे, हालांकि मतदान में वोट कितना ले पाते हैं ये अलग विषय है, लेकिन उनके आने से सियासत में भूचाल जरूर आता है, हलचल जरूर होती है। और वो आज था जब ओवैसी आए, अयोध्या पहुंचे, उससे पहले वहां पर उनके जो फैजाबाद जो लिखा हुआ था उसको लेकर विवाद हुआ, पुलिस के आने पर हटानी पड़ी। और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, सबसे बड़ी बात की जो युवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो युवा मुस्लिम है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ओवैसी। हालांकि मुसलमान बहुत समझदार हैं और अब आज की डेट में जो वोट करेंगे वो यही समझ के करेंगे कि कौन हराएगा बीजेपी को। तो ऐसे में ओवैसी बीजेपी को हराने की ताकत नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी परेशान तो जरूर कर देंगे मायावती को, अखिलेश को, जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक भविष्य की राजनीति। कोशिश तो तीनों पार्टियों ने की। देखिए, मेरा सीधा सवाल टाल गए आप, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, वोटरों में क्या माहौल है? किसका सबसे ज्यादा मैसेज आज टारगेट पे हिट हुआ? देखिए, मुझे लगता है
नहीं, मुझे लगता है कि वोटर जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अभी वो सब सारे लोग जो हैं नेताओं को तौल रहे हैं, माप रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके अनुसार उनकी चीज़ों को लेकर कौन नेता कितनी प्रखरता के साथ, कितनी तेज़ी के साथ आगे आते हैं। लेकिन ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातियों में और धर्म में होना है। तो ऐसे में ओवैसी के पास जो जहां पर उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग भी आएंगे, वहां पर अच्छी खासी संख्या उनके साथ जुड़ी। मायावती भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है माहौल एक उत्तर प्रदेश सियासत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मायावती बहुत दिन बाद मीडिया के सामने आई और एक तरह से उन्होंने आगाज कर दिया विधानसभा चुनाव का। तो वैसे ही ओवैसी ने अयोध्या से किया, जो कि आप कह सकते हैं कि पिच है। तो अभी कुछ बता पाना जमीनी तौर पर अभी भी मुश्किल है। लोग अभी भी अपना मन बना रहे हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी बात पर भरोसा किया जाए। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। 10 और 11 सितंबर को उनका लखनऊ का दौरा अब तय हुआ है। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। अब से कुछ ही दिनों में 10 और 11 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। चुनावी सरगर्मी अभी से ही चरम पर है। सब पार्टियां उत्तर प्रदेश में पहुंच गई हैं। AIMIM, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का दौरा चल ही रहा है। योगी आदित्यनाथ जमीन पर कैंपेन कर ही रहे हैं और अब कांग्रेस का भी कैंपेन एक तरीके से शुरू हो जाएगा, जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ का दौरा करने के लिए। तो राजीव जेटली, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। हर कोई लगा हुआ है कि बीजेपी के वोट बैंक पे धीरे धीरे चोट करे, थोड़ा सा सपा ले जाएगी, थोड़ा सा बसपा ले जाएगी। ओवैसी साहब से आपको खतरा नहीं है, उनसे खतरा कांग्रेस को है। नहीं, ये सभी राजनीतिक पार्टियां 18% की लड़ाई लड़ रही हैं और बार बार कोट भी कर रही हैं इस बात को कि 18% जो वोट है वो वोट किसकी तरफ जाएगा। तो 18% का जो बंटवारा होना है, इनके हिसाब से वो जो बंटवारा होना है, वो बंटवारा किस राजनीतिक पार्टी में कितना होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी, जिस जनता को इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है मायावती जी की, वो ब्राह्मण वोट पे बैंक कर रही है। ब्राह्मण जिनका तिलक मिटाने की बात वो करा करती थी राजू के साथ, तो वो तिलक जिसको जो मिटाने की बात करती थी, वो आजकल कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण वोटों को अपने साथ लेके चलें। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे किसी भी जातिगत आधार पे या धर्म के आधार पे वोट की अपील नहीं करनी। हमें उत्तर प्रदेश के नागरिकों और निवासियों को अपील करनी है कि अगर आपको विकास के साथ चलना है और इस भंवर में नहीं फंसना है, जिस भंवर में जातिगत या धार्मिक तौर पर बंटवारा किया जाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी की स्टेटमेंट देखिए आप, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात नहीं करी है। सतीश प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप या तो आवाज उठा रहे हैं एक समुदाय विशेष की, एक जाति विशेष की, या फिर कभी कभी क्रिमिनल्स की भी। प्रदेश का कौन सोचेगा? देखिए जोशी जी, सुनिए, राजीव जेटली जी की जो पार्टी है, बीजेपी कभी भी उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकती। वो धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद को ही चरम पे ले जाकर के उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन करना चाहती है। अगर मुझे आप जेटली जी बता दीजिए, योगी जी का पहली घोषणा जब वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने शपथ ली कि मैं 20 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। अभी भी अगर आप मुझे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कि सड़क के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़क है। और यही योटली जी, आपने कहा कि आपके जो सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश के गांवों को जो लेकर के गोद में लेंगे, और अभी भी वो गांव गोद में ही है। वो ना उनका मानसिक विकास हुआ, ना उनका शारीरिक विकास हुआ, वो कहीं ना कहीं आपने कब्जे में कर रखे हैं। देखिए, आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी ना, तो वो तमाम मामले हैं। और आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात करी, आपने रोजगार की बात करी, आपने एयरपोर्ट बनाने की बात करी। तो मेरा मानना यह है जोशी जी कि बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास के नाम पर वोट करे। तो फिर ये बताइए ना सतीश प्रकाश जी, ठीक है बीजेपी का सब कुछ फेल कर गया, तो आप एक विकास सम्मेलन कीजिए ना, आप विकास सम्मेलन शुरू कीजिए अयोध्या से, जहां आप पूछिए विकास कहां है। आप ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? अभी आप टीवी पे जो इतनी अच्छी बात उठा रहे हैं वो सम्मेलन करके उठाइए, कटघरे में खड़ा कर दीजिए बीजेपी को। नहीं, सुनिए, ब्राह्मण भी समाज का हिस्सा है, उसको भी रोजगार चाहिए। पर अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी जाति विशेष नहीं, विकास चाहते हैं। उसको भी अच्छे विद्यालय चाहिए,
उनके बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं चाहिए। हमने जो प्रकोष्ठ तो आप विद्यालयों के लिए सम्मेलन कीजिए, सड़कों के लिए सम्मेलन कीजिए, एयरपोर्ट के लिए सम्मेलन कीजिए, ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि वो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के तमाम वर्गों के, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग है। कड़वी सच्चाई है, इसको मान लीजिए कि पूर्वांचल के ब्राह्मण के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, जाति है जनगणना को लेकर के। पर मैं फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आप ये बातें बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, पर आज जब बहन जी स्टेज पे थी, आज जब बहन जी स्टेज पे थी, मैं उनकी पूरी स्पीच सुन रही थी। स्पीच में उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों को एकजुट होना पड़ेगा, स्पीच में उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, स्टेज पे आकर उन्होंने त्रिशूल पकड़ा। सड़क बिजली पानी किधर था? ना सड़क की बात थी, ना बिजली की बात थी, ना पानी की बात थी। ब्राह्मणों से शुरू हुई और त्रिशूल पे आके खत्म हो गई। जोशी जी, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम मानवता नहीं छोड़ते। हमने ये कहा कि अयोध्या में आप राम मंदिर बनाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या की जनता को भी मेडिकल सुविधा चाहिए, उनको अच्छी सड़कें चाहिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज बने, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, वहाँ अच्छा एयरपोर्ट बने। और ये हम तमाम उत्तर प्रदेश की जनता से, जेटली जी यहाँ रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में पिछली अगर 2007 से लेकर के 2012 की सरकार में आए, हमने 14 मेडिकल कॉलेज बनाए। तब उत्तर प्रदेश में महामारी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर वो 14 मेडिकल कॉलेज अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना बनाती, और सुनिए ऑक्सीजन की कमी की मैं आपको बात बता दूं। चलिए राजीव जेटली को जवाब देने दीजिए। राजीव जेटली जी, मंच पे भी बात होगी ब्राह्मणों की और टीवी से भी मुद्दे उठेंगे, बिजली पानी सड़क विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजेस और ऑक्सीजन, बाकी सब चीजें टीवी पर बात होंगी। बड़े मुरझाए होते थे सतीश जी, कितनी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं आज आप देखिए। इसकी वजह पता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इनकी नींद पूरी नहीं होती थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं होती। अब बिजली आती है, नींद पूरी करके आते हैं, दूसरे को बोलने भी नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा सबूत है उत्तर प्रदेश के विकास का कि आपके मुंह में जो पहले एनर्जी नहीं होती थी, आप बोल नहीं पाते थे, आज कितनी खुल के बोल रहे हैं। एनीवे, जो मुद्दा यहाँ पर वही है कि हमें खुशी होती है इस बात को देख के, उत्तर प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी जो पहले कतराती थी अपने आप को हिंदू कहलाने से, कतराती थी अपने आप को ब्राह्मण कहलाने से, आज वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रही है। हमें खुशी है इस बात की कि ब्राह्मण को की लड़ाई लड़ने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला हर राजनीतिक पार्टी में होना चाहिए। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम तो आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आपने तो ब्राह्मण का विरोध करके अपनी राजनीति चलाई थी। आपको अगर ये अच्छा लगा कि आपने पहली बार कहा कि आप ब्राह्मणों की जरूरत भी आपको है, और मैं ये आपको नहीं, ये समाजवादी पार्टी को भी बोलिए, ये बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी बोलिए, ये कांग्रेस को भी बोलिए कि भाई ब्राह्मण एक इस देश के अंदर किसी भी किताब को उठा के देखेंगे ना, तो ब्राह्मण के लिए एक शब्द जुड़ता था कि दूर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कभी अमीर ब्राह्मण नहीं सुना आपने किसी किताब में, किसी कहानी में। तो वो गरीब की भी चिंता करनी बहुत जरूरत थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन अगर आपने आधार ब्राह्मण को इस बात के लिए बनाया कि किस किस गैर कानूनी तरीके से कौन से कार्यों की छूट मिलनी चाहिए, तो उस आधार पर हम ब्राह्मण की राजनीति नहीं करना चाहते। हम ब्राह्मण ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जातियों का और धर्म के लोगों का विकास चाहते हैं, और हम खुल के बोल रहे हैं। हम हिंदू के भी हैं और मुसलमान के भी हैं, लेकिन आपको सिलेक्टिव होना पड़ रहा है। आपको हिंदुओं के अंदर भी जातियां ढूंढनी पड़ रही है कि मुझे कौन कौन सी जाति। तो कोई किसी जाति का सम्मेलन करे, कोई किसी समुदाय का सम्मेलन करे, चलिए ये सब तो फिर भी राजनीति होती है, पर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब किसी अपराधी को एक पोल का, इलेक्शन का मैस्कॉट बना दिया जाए। जैसे आज देखिए क्या हुआ। पहले आपने सुना कि कैसे विकास दुबे के नाम पर पूरी राजनीति चली, बहुजन समाज पार्टी ने उनको एक तरीके से हीरो बना दिया, खुशी दुबे का नाम लेकर के आ गए। आज जो एक और बड़ी खबर यह हुई कि बाहुबली अतीक अहमद ने की पत्नी शाइस्ता परवीन ने AIMIM का दामन थाम लिया। बात यही नहीं रुकी, असदुद्दीन ओवैसी ने उसी मंच से यह भी कह दिया कि अब न्यू इंडिया में, आज के उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत हो गई है कि हर अपराधी सिर्फ अतीक और मुख्तार ही क्यों होता है, कोई ठाकुर ब्राह्मण क्यों नहीं होता। सुनिए। इस तस्वीर में AIMIM नेता ओवैसी के बगल में दिखाई दे रही महिला का नाम शाइस्ता परवीन है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी है। यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अतीक अहमद ने AIM के साथ आना बेहतर समझा। इससे पहले कि हम आपको अतीक अहमद और ओवैसी के साथ आने का
राजनीतिक मतलब समझाएं। पहले शाइस्ता परवीन को सुनिए। मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। अतीक अहमद और ओवैसी के साथ आने से सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो है समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद पहले ही 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार विधायक भी रहे, 2004 में 1 बार सांसद भी रहे हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, साथ ही 2 बार अपना दल का हिस्सा भी रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया। शायद अतीक और अखिलेश के अलग होने की वजह भी यही थी। अतीक के पार्टी में शामिल होने के मौके पर ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अतीक पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, किसी भी मामले में दोष साबित नहीं हुआ है। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है और भारत उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने पत्नी को AIMIM की सदस्यता दिलाकर 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। यूपी में कुल 19% मुस्लिम वोट है। अतीक अहमद के इस दांव से सपा की मुश्किल जरूर बढ़ सकती है। मुस्लिमों पर दोनों पार्टियों का फोकस कुछ ज्यादा ही रहता है। प्रयागराज और यहाँ की मुस्लिम आबादी पर अतीक अहमद का गहरा असर है, जिसका फायदा ओवैसी को जरूर मिलेगा, क्योंकि यूपी में कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं है और ओवैसी ये जगह भरना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही हो, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है या यूं कहें चेहरा नहीं है जिनकी अपनी पहचान हो, लोग उत्तर प्रदेश में उन्हें पहचानते हों। यही वजह है या यूं कहें यही सियासी मजबूरी है कि अब तक बीजेपी समेत दूसरे दलों पर बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी आज अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। करण सत्यदेव सिंह के साथ अमित कुमार, अयोध्या, टाइम्स नाउ नवभारत। ये सवाल मैं राजनीतिक विश्लेषक आसिफ सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ। आप राजनीति कीजिए, आप अयोध्या को फैजाबाद बुलाइए, आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपील कीजिए, पर AIMIM का हाथ अब अपराधियों के साथ, माफिया के साथ। आसिफ सोहेल साहब, ये है आपकी रणनीति। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि राजनेता अपराध में है या अपराधी राजनेता में, वो पता नहीं अभी तक भी। भाजपा के 62 MP सिटिंग क्रिमिनल केसेस है, 114 के करीब भाजपा के MLA सिटिंग, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। अजय निषाद की बात ले लो, अरुणाग शर्मा की ले लो, आप साध्वी का भी ले लीजिए, आप प्रज्ञा ठाकुर का ले लीजिए, दिलीप का ले लीजिए, कई लोग हैं। आज देखिए एक सिस्टम वहां पे इतना बुरा हो चुका है। और रही अतीक अहमद की बात, उनको देखिए अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। अभी जब कोर्ट इसके बारे में फैसला करेगी, आज लोग आसिफ सोहेल साहब, चलिए कम से कम आपने एक बात पर तो आप इत्तेफाक नहीं रखते असदुद्दीन ओवैसी साहब से। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों को ही क्रिमिनल कहा जाता है, कोई हिंदू क्रिमिनल है ही नहीं वहां पे। कम से कम आपने ये माना कि वहां पे क्रिमिनल हर पार्टी से, हर धर्म से आते हैं, तो कम से कम चलिए ये बात तो आपने मानी। नहीं होता है क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता है। चलिए ये अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि ओवैसी साहब ने आज यही बोला कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अंसारी और अहमद ही क्रिमिनल्स बनते हैं। पर क्योंकि आपने बताया कि इतने केसेस पर एनकाउंटर किए गए ना,
7,500 के ऊपर मुसलमान के एनकाउंटर किए गए, उसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने बोला कि 70 के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके खिलाफ केसेस है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इन सबसे ज्यादा, इन सबको मिला के ज्यादा, इनसे ज्यादा केसेस एक अतीक अहमद पे ही हैं। तो उनका तो एक नया ही रिकॉर्ड है, 96 केसेस है फिलहाल उनके खिलाफ। उनके बेटे भागे हुए हैं सीबीआई से, छापे पड़ रहे हैं। आपसे उनकी बात को मैं आपको मानता हूं, पर प्रज्ञा ठाकुर का केस क्या है? गैंगस्टर एक्ट है या क्या चीज के ऊपर प्रज्ञा ठाकुर पे मुकदमा चल रहा है हिंदुस्तान की अदालत में? आपके चैनल से मुझे जानना चाह रहा हूँ मैं बात। चलिए राजीव जेटली जी, जब पे क्या चल रहा है? जब हर किसी के पार्टी में क्रिमिनल्स हैं तो ओवैसी साहब से क्या गिला करना? नहीं, ओवैसी साहब की इस बात से आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से कि ओवैसी साहब ने कहा कि क्या हम दूसरों को अपना भाई, अपना भतीजा, अपना पिता और माता बना के वोट देते रहेंगे? अब हमारा वक्त आ चुका है, हमारा मतलब मुसलमानों का वक्त आ गया उनके हिसाब से। तो अगर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ओवैसी साहब विश्वास करते हैं तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वो इस्लामिक राजनीति करना चाहते हैं। वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखते। अगर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास रखते होते तो वो ये बात ना कहते कि हमने किसी को भाई, किसी को भतीजा, किसी को माता और पिता बना के वोट किया। मतलब खुला जो है खेल खेलना शुरू कर दिया। अभी तक ये खेल दबा हुआ था। समाजवादी पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, इन सबने खेला इस खेल को, लेकिन इतना खुल के नहीं खेला। पर वो कह रहे हैं वो मुसलमानों के लिए वैसी राजनीति करते हैं जैसे आप हिंदुओं के लिए करते हैं। आपके असम में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। मेनका गांधी ने एक स्पीच में कहा था कि मुसलमान हमें वोट ना करें, ठीक है, मैं भी उनकी मदद नहीं करूंगी। आप हिंदुओं के लिए करते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को आपकी बी टीम कहा जाता है। वो मुसलमानों के लिए वैसी राजनीति करते हैं। हम भारतीयों के लिए करते हैं। हमें भारतीयों का वोट चाहिए, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर कोई मुसलमान बन के वोट करना चाहता है तो हम कहते हैं मत दीजिए हमें। अगर कोई हिंदू बन के वोट करना चाहता है हम कहते हैं मत दीजिए हमें। अगर भारतीय बन के वोट दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। और मुसलमान और हिंदू की राजनीति हम नहीं करना चाहते। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारतीय होने चाहिए। सिर्फ भारतीयों के वोट चाहिए, ना माफिया का वोट चाहिए, ना मुसलमान का वोट चाहिए, ना हिंदू का वोट चाहिए, ना ब्राह्मण का वोट चाहिए, ना दलित का वोट चाहिए। आसिफ सोहेल, देखिए उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि 77 केसेस मुख्यमंत्री ने आदित्यनाथ ने विड्रॉ किया। मुजफ्फरनगर का खुद के ऊपर का केस भी विड्रॉ किया और गोरखपुर के अंदर भी केस में इन्वॉल्व थे। उनका सिस्टम ये हो गया कि उनके साथ हो, या नहीं तो आपको एनकाउंटर किया जाएगा, या नहीं तो आपके प्रॉपर्टीज अटैच किए जाएंगे, या आपके यूनिवर्सिटीज तोड़ दिए जाएंगे, या आपको छोटे छोटे केसों में, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी के केसों में बुक कर आपको सालों तक जेल में रखेंगे। आज उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है, मुर्गी चाहती है, तालीम चाहती है। देखिए आप ये बात करने दीजिए आप पहले। नहीं, ये मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अब इनको भी अपने वोट के आधार पे। अरे भाई चोर तो चोर है, मुर्गी चुराए या बकरी चुराए, क्या बात? आप देखिए वो तो बोल सकते हैं, वो तो हर कोई देखिए किसी वाकया बोलने का। उत्तर प्रदेश की आवाम आज तरक्की चाहती है, तालीम चाहती है, नौकरी चाहती है। आप देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे गंगा घाट के ऊपर कितने लाश पड़े थे वहां पे, उसका कोई मेडिकल सिस्टम फेलियर है। अभी कई बच्चे मर चुके हैं, 70-80 के ऊपर बच्चे मर चुके हैं वहां पर। इससे पहले भी एक वहां पे इशू हुआ था मेडिकल। ये बताइए आसिफ सोहेल साहब, ये तरक्की, तालीम और नौकरी की बात सिर्फ टीवी डिबेट पे आके, मैंने तो ना बहुजन समाज पार्टी को देखा कोई भी अस्पताल के लिए सम्मेलन करते हुए, ना आपकी स्पीच में कहीं देखा कि आप तरक्की, तालीम, नौकरी की बात कर रहे हैं। बात करेंगे फैजाबाद की, बात करेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत की, फिर कहेंगे अरे तालीम क्यों नहीं मिल रही। देखिए आप हैदराबाद आइए, आपको पता चलेगा तालीम और मेडिकल सिस्टम पे क्या। अरे आप जहाँ पे अभी कैंपेन कर रहे हैं वहां की बात करूंगी ना, हैदराबाद की थोड़ी ना बात करूंगी। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ तक आए, अभी तथाकथित फैजाबाद की बात करूंगी जहां आप कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। अभी हैदराबाद की क्यों बात करूंगी? वही बोल रहा ना। देखिए आप एक ये सिस्टम, ये लोग ने नाम बदलने का एक ट्रेंड जो तो भाजपा की सरकार ने शुरू किया, इसलिए किया कि एक कम्युनिटी को टारगेट करे, उनके खिलाफ जहर को करे, पर उनको जवाब आने वाले इलेक्शन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड क्लास सब मिलकर देंगे। उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों से चलता है, ना बल्कि नागपुर से चलता है। उनको ये जवाब दिया जाएगा इलेक्शन में। चलिए आप ये बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, पर ये बातें सिर्फ टीवी पर नहीं होनी चाहिए। जब आप निकलते हैं लोगों के बीच में, जब सच में आप कैंपेनिंग करते हैं, तो कौन से मुद्दे कौन सी पार्टी उठाती है, इस बात पर जरूर ध्यान दें वोट डालने से पहले। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, मैं हूं पद्मजा जोशी। 1 साल
1 पैरालंपिक्स और 19 मेडल। अभी तक जितने भी पैरालंपिक्स हुए थे उन सब को मिला करके इस बार भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल टोक्यो में जीते हैं। 2 साल से जो देश कोरोना से लड़ रहा था, जो गुमसुम था, उसको मुस्कुराने का, जश्न मनाने का एक मौका मिल गया। पहले ओलंपिक्स और फिर पैरालंपिक्स। आखिरकार पूरा देश खुश है और देश के चेहरे पर वो हंसी लाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, आज टाइम्स नाउ ऑफ भारत उनके बीच में है। सबसे पहले तो आप गुजरात से आती हैं, तो उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि प्रधानमंत्री एक तो आपसे जाने से पहले बात कर रहे हैं, फिर मेडल के बाद बात कर रहे हैं, ऊपर से आप उनके होम स्टेट से भी हो। बिल्कुल प्रेशर कोई नहीं था, लेकिन बस उनके ब्लेसिंग्स ही थे जिसकी वजह से ये सारी मतलब यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो सकी है। आपका जो वो मोमेंट था, मेडल मोमेंट, आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग रहा है। सबके इंडिविजुअल रिएक्शंस। पहले एक हक किया ओवर द फेंस, फिर आपने कहा ये काफ़ी नहीं है, अब मेरे को एक और हक करना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली वो खुशी इतनी थी कि मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाई और मेरे हस्बैंड भी कंट्रोल नहीं कर पाए कि मतलब यही हो गया था कि येस वी डन इट। क्योंकि वो आपके कोच भी हैं। नहीं, वो मेरे कोच नहीं है, लेकिन कोच जैसे ही है। और खुद वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो घर में थोड़ा कंपटीशन होता है, वो क्रिकेट खेलते हैं और आप टेबल टेनिस, तो कभी वो कहते हैं कि बॉस क्रिकेट तो रिलीजन है हमारे देश में? नहीं, वो इस तरह से कभी बात नहीं करते हैं, बल्कि वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अच्छे से खेलिए, अच्छे से ट्रेनिंग करिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। मतलब मुझसे ज़्यादा वो बहुत केयरिंग है इन सारे बातों। आपसे पूछना चाहती हूँ कृष्णा, क्योंकि हमेशा वेल बिगन इज हाफ डन बोलते हैं, बट अ वेल एंडेड इज द चेरी ऑन टॉप। और आपने कहा कि ये क्या ऐसे नहीं एंड कर सकते, एक गोल्ड से एंड करना चाहिए। वर्थ इट था? मजा आया? कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हाँ। तो बस वही था, एंडिंग अच्छी रही और जो भी खेला और एंडिंग में गोल्ड लेके आया तो बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। और वो रिएक्शन वो कूदने वाला, वो बयान नहीं कर सकते, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो मैं कोच के ऊपर जंप करा मैंने गौरव सर के ऊपर, वो मोमेंट जो था जीतने के बाद लास्ट पॉइंट, क्योंकि गेम बराबर चल रहा था 3rd सेट तक भी, जब वो लास्ट पॉइंट उसने आउट मारा मैंने देखा भी नहीं। मैंने अंदाजा था कि हाँ वो बाहर जा रही है, बहुत बाहर जा रही है। तो मैंने देखा भी नहीं शटल किधर गई है, इतना था कि आउट गई है, तो मैं डायरेक्ट सर के ऊपर जंप कर गया कि ये पॉइंट अपना गया, गेम अपना जीत गए सर। लास्ट वक्त तक जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए बहुत पीछे से बहुत मोटिवेशन, सर का भी बहुत यही था कि कर सकता है, लास्ट पॉइंट तक खेलना, एंड तक बहुत फाइन। पर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कंट्रोवर्सी है कृष्णा और प्रमोद के बीच में। वो सिग्नेचर मूव जो था, सेलिब्रेटरी मूव, वो किसका था? कृष्णा का था या आपका था प्रमोद? बोलते हैं कि मेरा किया गया था, बट पहले बिकॉज मैंने पहले किया था तो मेरा ही था और मेरे को इसने फॉलो किया। सो कैसा जमाना आ गया है, लोग देखिए मूव्स आपके कॉपी करते हैं, आपको क्रेडिट भी नहीं देते। नहीं, क्या है ना, स्टार को हर कोई फॉलो करता है, क्रेडिट मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। टॉप्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, पर लोगों को ज़्यादातर डिटेल्स पता नहीं है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे किट्स की हम बात कर रहे थे, क्या वो छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं, एडिशंस होते हैं, जिससे इवेंचुअली रिजल्ट मैटर करता है, इस तरीके का रिजल्ट? जैसे कि टॉप्स की बात करी जाए, टॉप्स ने हमें सपोर्ट बहुत करा है। जैसे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमें किसी फिजियो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें प्रोवाइड करा दी जाती थी। जैसे हमें शटल्स चाहिए, रैकेट्स का कुछ भी इशू हो रहा है, या हमें रिलेटेड गेम से रिलेटेड हमें जो कुछ भी चाहिए होता था, वो सब चीज़ें हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कराई दी जाती थी हमारी जगह पर। हमें ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं आती थी, उन सब चीज़ों में कुछ भी दिक्कत नहीं, बस एक फ़ोन और मतलब सब कुछ ईज़िली चल रहा था हमारे लॉकडाउन के मतलब एकेडमी में, हमारे गौरव सर की एकेडमी में। और उस जगह पे गौरव सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है, गौरव सर की बहुत मेहनत है सबके पीछे, और टॉप्स का तो बहुत बड़ा हाथ है। You know, now that you come back and you see, has the weight of what you have achieved, like not one but walking away with 2 medals, sunk in just as yet? No, it has not. I'm still, I feel like I'm in my dream, and it is still unbelievable for me, but
but I'm trying super hard to, you know, believe it and then, you know, start afresh, start with zero, and, you know, whatever the things which I couldn't do, whatever the shortcomings in my Paralympic games, I would try to better them. मनोज, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? आपको लगता है कि एक तरीके से इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, बट कि आपका कैसे परसीव किया जाता है? नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद भैया, बिल्कुल सही कह रहे थे। और इवन उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, इंपॉर्टेंट बात कही थी, जब मैं सेमीफाइनल हार गया था और ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था। इत्तेफाक था कि मैं मैच में बैठा था, वो आए और आके उन्होंने एक वर्ड कहा, मेडल पे नाम नहीं लिखा है किसी का। वो दैट्स अ मोमेंट कि उनकी इस वर्ड ने बहुत कुछ मतलब बातों बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सामने ओपोनेंट्स कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, मेडल्स पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप अपना मेडल्स पे नाम लिख सकते हो। एंड देन जो टॉप्स की बात कही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माइंड फ्री रहता है कहीं ना कहीं। हम लोग बिल्कुल फ्री हैं कि हम एक कॉल पे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ कि टॉप्स हमारे साथ शुरू से रहे और इवन PCI भी शुरू से हमारे साथ रही। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स रहती थी पहले, लाइक चाहे ऑफिशियल्स प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रही है इंडिया में। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको सब लोग इतनी मोटिवेशनल स्पीचेस क्यों देते हैं? शरद भी आपको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, आपकी वाइफ भी आपको मोटिवेशनल स्पीच देती है। एक्चुअली प्रॉब्लम्स ये है ना कि जब आप बहुत सिंपल चीज़ है, आप सीखना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आपकी वाइफ क्या मंत्र देती हैं आपको गेम के पहले? एक्चुअली उन्होंने कभी बैडमिंटन के बारे में कुछ नहीं कहा, बट ओवरऑल उनके एक वर्ड ने मतलब मैच जिता दिया। जैसे मुझे किसी ने पूछा था जब मैच फिनिश करा, तो उन्होंने पूछा कि मेडल किसको डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेडल तो मैं देश को डेडिकेट कर दूंगा, बट ये जो मैच जीता, ये मैच मैं अपने वाइफ को करना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ कि लास्ट मैच जब मैं हारा और उसी दिन ही सेमीफाइनल ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था, उन्होंने एक ही वर्ड कहा मुझसे कि यार जितना गुस्सा मुझ पे दिखाते हो, उतना गुस्सा आप कोर्ट पे दिखा दो, तो मुझे लगता है कि सब हार जाएंगे आपसे। चलिए, सही सीखे आप, क्योंकि वापस तो यहीं पे आना है। अच्छा हुआ आपने मेडल मैच डेडिकेट किया वाइफ को। घर जाके खाना भी खाना है। हाँ बिल्कुल, घर जाके खाना खाना है। देखिए सब लोग कितना अग्री करते हैं, आप भी अग्री करते हैं, प्रमोद आप भी अग्री करते हैं? हाँ मैं सिंगल हूँ। चलिए, आपको लेसन्स मिल रहे हैं इवन बिफोर यू गेट मैरिड। शादी से पहले मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मनोज से, क्योंकि ये मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। इवन हमारे साथ भी रहता है, तो ये अपनी वाइफ के बहुत सारे जो छोटे मोटे ऐसे बताता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, मेरा ये हो रहा है। तो मैं बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ इससे। मेरे शादी होने के बाद मैं ये मेरे काम आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि एक तरीके से जब आप फॉरेन लैंड में होते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेटेड रखते हैं आप कि कुछ हम एक एज अ टीम है यहाँ पे, एज अ कंट्री है, हम सब वी आर प्लेइंग अंडर वन फ्लैग। क्या होता क्या है वहाँ पर? ये क्या ड्रेसिंग रूम में क्या चलता है? ऐसा नहीं है, अगर हम ट्रेनिंग के वक्त भी साथ रहते हैं तो हम सब एक दूसरे को मोटिवेट ही करते हैं कि सब लोग एक दूसरे की जो भी मिस्टेक्स होती है वो सब डिस्कस होती है हम सबके साथ ही। तो भैया लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, भैया लोग अपना डिस्कशन करते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ तो वो सब मुझे भी बताते हैं भैया लोग कि कैसे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम फॉरेन जाके ही हम ऐसा करते हैं। शरद ने आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच दी? शरद जैसे कोई बात ही नहीं मिली। बहुत कम बात ही नहीं करते। हम कभी मिले ही नहीं है, बहुत कम मिले। हम इस ओलंपिक में मिले, इस पैरालंपिक में। तो अच्छा, फाइनली सब लोग आपसे ये पूछेंगे कि जब प्रधानमंत्री कॉल करते हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या वो रिएक्शन होता है ओहो क्या बोलना है या ये क्या हो गया? पहले ही एक वर्ड में बोला हाय सर। तो ये एक बहुत ही मतलब एक वो फीलिंग था कि मतलब एज ए यंगस्टर इसने मतलब कुछ उसके दिमाग में कुछ नहीं था, उसने जस्ट क्या बोलूं क्या नहीं, उसके मुंह से एक ही वर्ड निकला हाय सर। तो ये एक बहुत अच्छा था, क्योंकि एक देश के जो मुखिया मनोज हर वक्त यही बोलता है और हमारा भी मानना यही है कि जो देश के प्रधान है वो अगर आपको कॉल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उस वक्त दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो जो निकलता है वो दिल से निकलता है, दिमाग से नहीं। तो वो इसका ये हाल था। अच्छा, उसके दिल में तो हाय था। आप इसका इतना मजाक उड़ा रहे हो, आपने क्या उनको इतना सुना दिया? नहीं, इन्होंने 15 सेकंड में खत्म कर दी थी अपनी बात, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। हाँ थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं खाली जस्ट उनका बात सुन रहा था, क्योंकि ऐसे जब वो बता रहे थे तो उन्होंने बहुत ही डीपली वर्ड यूज़ किए थे, क्योंकि
उनका एक ही बोलना था कि आपके जो फैमिली ने स्ट्रगल करके आपको इतनी दूर पहुंचाए हैं उसको कभी भूलो मत, और आज जो आप अचीव कर रहे हो वो आपका मम्मी पापा का एफर्ट है और देश की पूरी जनता का गुड विशेस है जो कि आपको इतनी दूर पहुंचाया है। आप आइए इंडिया में, हम आपको वेलकम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। मेरा एक ही बोलना था। थैंक यू सर, हम आ रहे हैं। आप बताइए, आपने क्या बोला? मैं सीरियसली सभी जैसे डरते हैं, इवन मेरा भी माइंड ब्लॉक था उस टाइम पे, बट ओवरऑल जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो देश के प्रधान व्यक्ति हैं और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। तो मतलब एक डर जो रहता था वो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ और बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड में जो डर था वो बिल्कुल हेजिटेशन और डर बिल्कुल ख़त्म हो गया और मुझे अच्छा लग रहा था उनसे बात करने में कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जैसे लगता है कि मैं इनसे बरसों से जानता हूँ। तो वो डर अब नहीं है, बट ये है कि मैं इनसे मिलने का इच्छुक हूँ क्योंकि 2018 में जब एशियन गेम्स में मेडल आने के बाद जब मिलना था उनसे मुझे, तो इत्तेफाक की बात थी कि मेरा जॉब इंटरव्यू था मुंबई में, मैं गया और आते टाइम पे फ्लाइट मिस हो गई तो मिल नहीं पाया मैं। तो बस इस बार मेरा टारगेट था कि मुझे मिलना है उनसे, है ना। लेकिन एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, इवन जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे मिल रहे हैं। और ये एक ऐसी बात है कि मुझे लगता है कि किसी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अभी तक, खास करके प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट पे होने पर मतलब ऐसा इतने बड़े व्यक्ति सारे प्लेयरों से मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। बट कई बार ना जो पहला फ़ोन कॉल आता है उसके बाद दिमाग में रह जाता है कि ये बोलना चाहिए था। नाउ दैट ही इज गोइंग टू बी मीटिंग यू अगेन, कुछ तो लिख करके रखा होगा कि बिफोर आई गो ब्लैंक अगेन ये मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ है? No, for me that conversation was very good. I had a 15 minutes talk with him. He remembered how I spoke to him when I was in Ukraine too, and then he's also asked me that I got injured and then I read the Bhagavad Gita night before that. So he started talking about all of it and he started saying that, you know, the whole idea of the Bhagavad Gita was something like this and you thought that way and you went for the game. So the conversation was good, but the best part was not the talk. After that, when I went to receive the medal, I spoke to the American guy. I was like, so did the president of USA call you? Then he's like, no, why would he call me? I said, I just made him listen to the video. I said, you know, the Prime Minister Modi. He's like, yeah, I know him. He called all of us who won a medal. He's like, wow, this is bigger than a medal, man. So that was the best part I felt, that the Prime Minister is not taking any step which makes us feel that, you know, we are not same like the other Olympic athletes. It's an equal treatment. He's leading from the front for us. See, right now today, parasports, I can only tell you for sure that the Prime Minister has made this level of parasports in the country. It is him. Before the athletes are going, he's talking to them. When they're winning a medal, he's talking to them. Now when we're coming back, he's felicitating us. So I think, yeah, that is the best part of it. And this is motivating us as an athlete. You know what? Now I think medal and jobs is a secondary part. People are wanting to perform to meet the Prime Minister now. That is the first part, I think. Avni, anything in your mind that, you know, you thought that maybe this is something that I could have said, now I'm going to meet him and tell him this? Yeah, I was, you know, I was like starstruck almost when I talked to him. It was my first time, and like it is like one of the special moments of my life. And it's like the surroundings went like blank, all like nothing, no noise was coming from apart from the phone. So yeah, I would again want to meet him and have a talk. And it's like it's something which I think which will happen in the moment. I don't want to pre-decide it. Didn't your parents say you would speak to the Prime Minister? ये तो बोलना चाहिए था बेटा. No, it's nothing like that. What about you, Bhavina? Like I was saying earlier कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर भी होता है, उनके होम स्टेट से भी हैं. तो जब कॉल किया या जब अब मिलेंगी तो कुछ ऐसा जो आपने खास बोला या फिर बोलना चाहती है? जब सर मुझसे बात कर रहे थे तो मतलब 2010 में जब कॉमनवेल्थ होने वाला था तो उस टाइम हम लोगों का लंदन ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा जा रहा था. और उस टाइम भी उन्होंने, जब वो गुजरात के सीएम थे, उस टाइम हमें मिले थे और हमारे व्हीलचेयर पुश करके मीडिया के सामने वो लेके गए थे. और उन्होंने जो बातें उनको उस टाइम बताई थी कि उनको इवन नाम भी पता था और मेरे फादर का नाम क्या है वो भी वो जानते थे. और उन्होंने ये भी पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ है,
वो अभी गांव में ही है क्या? फिर मैंने बोला कि हाँ सर अभी गांव में है, लेकिन फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमें तो पता चला है कि वो तो आपको संभालने के लिए अहमदाबाद आए हुए हैं। मैंने बोला कि यस सर, वो मेरे साथ ही आए थे, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो वो वापस चले गए हैं। तो मतलब ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें भी उनको याद थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब कहीं सपना नहीं देख रही। और हाँ, अभी भी जब मैं उनसे मिलूँगी तो मुझे उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए एक स्पेशल स्पीच दे, कि एक मोटिवेशनल स्पीच हो जिसको मैं हर बार सुनूं, बार बार सुनूं, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अच्छा करती रहूं। How lovely. I certainly hope the Prime Minister will hear and accede to that request. तो आप कह रहे हो कि 10 साल पहले की वो बात, बाय द वे वो पिक्चर पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, जो उनके वो सीएम वाली पिक्चर थी। आपने इंडिया आके देखा कि कितनी आपकी वो 10 साल पुरानी पिक्चर भी वायरल हो गई। हाँ बिल्कुल। अनुराग ठाकुर सर ने ये पिक्चर मतलब वायरल की थी, उन्होंने ये टैग किया था। तो वापस से जब वो पिक्चर हमने देखी तो मतलब वापस से उसी जोन में हम चले गए थे कि यस, मतलब उस दिन क्या हुआ था, कैसे सर मिले थे हमसे, और वो सारी जो बातें थी वो याद आने लगी। लवली। सो एक स्पीच की रिक्वेस्ट ऑलरेडी हो गई है, और कोई रिक्वेस्ट? पीएम से मिलने से पहले बता दो रिक्वेस्ट, ही विल वॉच इट ऑन टीवी, तो जब आप जाओगे तो वो रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है। एनी रिक्वेस्ट? नहीं, अब वो इतना बिजी शेड्यूल में से अगर हमें टाइम दे रहे हैं तो वही हमारे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वो इतना टाइम दे रहे हैं, जाने से पहले भी मिल रहे हैं, फ़ोन पर भी बात हो रही है उनसे, और आने के बाद भी मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई आपका इंडिया का मतलब अपने देश का पीएम आपसे मिल रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मोर स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिस परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट, बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो कि क्रिटिसिज्म भी होता है इंडिया का, कि हम एक मेडल टैली पर आकर के जो पहली बार से अच्छी है, इतने खुश हो जाते हैं कि हम वहीं पे कंप्लेसेंट हो जाते हैं। इसके आगे कैसे बढ़े, क्या और ज़रूरत है इसमें? जैसे कि मैंने अभी बाहर एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें मैंने एक बहुत बड़ी मतलब छोटी सी बात बड़े शब्दों में कह दी। उसमें यही था कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है देश के प्रधान जी तो कर ही रहे हैं, और टॉप्स मतलब साई कर रही है, पीसीआई कर रही है, और ओलंपिक एसोसिएशन कर रही है, पैरालंपिक एसोसिएशन कर रही है। बट इसके बीच में लोग भूल जा रहे हैं कि सबसे बड़ा कदम अगर कोई कर रहा है तो वो मीडिया है। बिकॉज मैं अपनी बात कहूँ तो बचपन से बैडमिंटन खेल रहा हूँ, एबल बॉडी में खेलता रहा। 2011 में मुझे मालूम पड़ा पैरा के बारे में। अगर मुझे बचपन से ही मालूम पड़ता तो हो सकता है पैरा में और भी बहुत सारे मेडल्स मेरे सेल्फ आते हैं। और यही चीज़ है जो मुझे लगता है कि मीडिया आज के टाइम पे पैरालंपिक के बाद आप देख सकते हैं कि हर एक मतलब इंडिया के कोने कोने में हमारी बातें जा रही है, और इसका सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है। क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत दिव्यांग पर्सन है, दिव्यांग मतलब पैरा प्लेयर्स हैं, जो हमारी बातों को सुनेंगे, और हो सकता है सुन भी रहे हो, और वो बहुत जल्दी निखर के आएंगे। आपने शायद नोटिस नहीं किया, पैरा ओलंपिक में सिर्फ 54 प्लेयर्स गए। कितने इवेंट्स में गए? 9 इवेंट्स में। अगर सारे इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये मेडल 100 अबव जाएगा। तो यही एक टारगेट है कि आप हमारी बातें जो पूरे इंडिया में पहुंचा रहे हैं, और अगर ये बात पहुंच जाती है तो सारे इवेंट में हम पार्ट लेंगे, और सारे इवेंट्स में अगर हमने पार्ट ले लिया, सारे स्पोर्ट्स में पार्ट ले लिया, तो ये जो मेडल टैली है 100 से अबव जाएगा। वही फर्क होता है एक बहुत मोटिवेटेड एथलीट के बीच में और एक ऐसे एथलीट के बीच में जिसको पता है कि पूरा देश उसके पीछे खड़ा है। अपना खुद का जज्बा, अपना जिगर होता है, पर उसके साथ साथ एक सपोर्ट सिस्टम की बेहद ज़रूरत है। अब सपोर्ट सिस्टम देने की शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि यहाँ से चीज़ें और भी बेहतर होंगी इंडियन एथलीट्स के लिए, इंडियन पैरा एथलीट्स के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे बात करने के लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू।